हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेश कुमार तिवारी और मैं आपको आज पढ़ाऊंगा मध्यकालीन भारत को आगे बढ़ाते हुए गुलाम वंश। गुलाम वंश में मैंने करा दिया था आपको रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1240 ईस्वी में कैथल नामक स्थान पर, और उसका मकबरा भी कहाँ पर स्थित है? कैथल में ही। हमें इस मध्यकालीन भारत को मध्यकालीन भारत को आगे बढ़ाते हुए गुलाम वंश में जो 1206 से 1290 रजिया की मृत्यु हो गई थी, और रजिया की मृत्यु के बाद उसका ही भाई बहराम शाह, जिसने दल चालीसा को अपनी ओर ले लिया था, वही गद्दी पर बैठता है। बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक। 1240 से 1242 ईस्वी के बीच बहराम शाह गद्दी पर बैठता है। लेकिन आपको बताते हैं, इसने दल चालीसा को अपनी ओर ले लिया था और रजिया सुल्तान की मृत्यु करवा दी थी उसी दल चालीसा पे। तो इसको डर था दल चालीसा से कि कहीं दल चालीसा किसी और की तरफ आ गई तो मुझे मरवा देगी। इसलिए दल चालीसा के लिए दल चालीसा में इसने एक सरदार नियुक्त किया, जो सबसे प्रमुख था, 40 के ऊपर हुआ करता था। उसे बोलते थे नायब ए मुमलका। ये सरदार हुआ करता था जो 40 के ऊपर उनकी देख रेख करता था, नायब ए मुमलका। और इसको पहला मुगलकात चुना था ऐतगीन को। ऐतगीन जो वदायूं का इक्तेदार था। लेकिन आपको बता दें, ऐतगीन ज्यादा फेमस होने लगा था, लोग उसे चाहने ज्यादा लगे थे ऐतगीन को। इसलिए ऐतगीन की मृत्यु किसने करवा दी थी? बहराम शाह ने ऐतगीन की मृत्यु करवा दी थी। उसे लोग चाहने लगे, बहराम शाह को लगा कहीं आगे चलकर यह ना राजा बन जाए। आया समझ में? तो ऐतगीन की भी मृत्यु करवा दी थी इसने। देखो, इसके शासनकाल में एक और इंपॉर्टेंट काम हुआ था। सन 1242 ईस्वी में भारत पर सेकंड मंगोल आक्रमण हुआ था भारत पर। लेकिन पहला हुआ था 1221 ईस्वी में और सेकंड हुआ 1242 ईस्वी में, ठीक। लेकिन दिल्ली सल्तनत पर प्रथम आक्रमण था। आपको पता है, मैंने बताया था 1221 ईस्वी पर अपने भाई का बदला लेने के लिए मंगोल से आया था चंगेज खान। लेकिन इल्तुतमिश पर आक्रमण नहीं किया था उसने। अपने भाई के हत्यारे को, मरमनी को मारकर वापस चला गया था। लेकिन उसने दिल्ली सल्तनत पर कोई भी आक्रमण नहीं किया था, ठीक। अब बहराम शाह की मृत्यु कर देता है रुकमुद्दीन फिरोज शाह का बेटा मसूद शाह, ठीक। मसूद
शाह। मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक मसूद शाह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। 4 वर्ष इसका शासन चला था, लेकिन इतना डरपोक आदमी था कि इसके शासन में कोई भी अच्छा काम नहीं हुआ था। ठीक, और फिर मसूद शाह को हटाकर नसरुद्दीन महमूद मसूद शाह को हटाकर नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा, और उसका टाइम पीरियड है 1246 से 1265 ईस्वी। 1246 से 1265 ईस्वी तक। देखो, नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा राजा हुआ करता था जो टोपी सिलकर अपना लालन पालन किया करता था। इसको राजा बनाया था बलबन ने ही। देखो, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था बलबन। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को अपना वजीर या प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। आपको बता दें कि नसरुद्दीन महमूद तो केवल और केवल राजा के पद पर ही था, लेकिन उसका पूरा काम किया करता था बलबन। संपूर्ण कार्य का जो कार्यभार था वो बलबन के हाथों में था। है समझ में? इसलिए कहते हैं बलबन ही 20 वर्ष तक तो बलबन अंडर काम किया नसरुद्दीन महमूद की, और जैसे ही नसरुद्दीन महमूद, जब उसे लगा कि मैं निपुण हो चुका हूं, तो उसने नसरुद्दीन महमूद को मारा और तुरंत गद्दी पर बैठ गया। 1265 से 1287 तक गद्दी पर भी कम से कम 20 वर्ष तो उसने गद्दी के नीचे काम किया, और 20 वर्ष तक राजा बना नसरुद्दीन महमूद। और इसका बलबन का नाम उलूक खान हुआ करता था। उलूक खान। और 1265 से 1287 तक बलबन गद्दी पर बैठा। ठीक, देखो, बलबन एक बहुत ज्यादा क्रूर शासक हुआ है गुलाम वंश में। सबसे ज्यादा क्रूर शासक था वो। ठीक, उसने सबसे पहले लौह एवं रक्त की नीति चलाई। लौह एवं रक्त की नीति का मतलब है कि जब कोई भी आदमी इसकी बात को नहीं मानता था तो पहले से उसे प्यार से समझाया करता था, और फिर बाद में तलवार से समझाया करता था। सबसे पहले लौह एवं रक्त की नीति चलाई थी बिस्मार्क ने, जो जर्मनी का रहने वाला था। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। उसने ही सबसे पहले क्या चलाई थी? लौह एवं रक्त की नीति। और भारत का एकीकरण किया जो डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल ने, और हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और भारत का बिस्मार्क भी बोलते हैं किसे? वल्लभ भाई पटेल को। ठीक, लौह एवं रक्त की नीति चलाई इसने। और सिजदा एवं पाइपोस, ये क्या था? सिजदा था कि हम राजा के सामने जाएं और अपने हाथ से सिजदा करें, और पाइबोस का मतलब था कि पेट के बल लेटकर राजा के पैरों को चूमना को हम पाइबोस बोलते थे। यह बलबन ने चालू किया था, और ये बहुत दूर तक चलता है।
सबसे पहले से शाहजहां करता है और लास्ट में पूर्ण पतबंध लगाता है औरंगजेब। औरंगजेब कहता है यदि झुकना है, कोई झुकना मतलब आदमी के सामने झुकना नहीं है, झुकना है तो अल्लाह के सामने झुकिए। औरंगजेब इस बात को कहा करता था। ठीक। बलबन के शासन काल में 1287 ईस्वी में तृतीय मंगोल आक्रमण होता है, जिसमें इसका पुत्र शहजादा खान की मृत्यु हो जाती है। शहजादा खान की मृत्यु हो जाती है और बताते हैं कि शहजादा खान की मृत्यु जब बलबन पता चलता है तो बलबन पुत्र वियोग में ही मर जाता है। इतना क्रूर शासक, और उसके पुत्र के मरने में खबर मिलते ही खुद को मृत्यु हो गई थी। कहते पुत्र, ऐसा कौन सा राजा है जो पुत्र वियोग में मर गया था? तो वो कौन था? बलबन था। बताते हैं इतिहासकार वर्णी कहता है कि जब बलबन की मृत्यु हुई थी तब अमीर लोगों ने उसके लिए नंगे पैर 40 दिन तक नंगे पैर घूमे थे और 40 दिन तक लेटकर जमीन पर लेटे थे, जमीन पर सोए थे। कोई बिस्तर, इतना बड़ा इसका शोक मनाया गया था बलबन का। बलबन की मृत्यु के बाद शहजादा खान भी मृत्यु हो गई और शहजादा खान का ही पुत्र हुआ करता था कैकुबा। इसका पुत्र हुआ करता था कैकुबा। ग्रांडसन। 1287 से 1290 कैकुबात को गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन एक नाम था फिरोज मलिक जो अफगानिस्तान में रहा करता था। फिरोज मलिक इस बात को कहता है और इसे की मृत्यु करके फिरोज मलिक कैकुबात की मृत्यु करके कैकुबात के ही पुत्र जो एक नाबालिग था कैमुर्स को गद्दी पर बिठा देता है और कुछ दिनों के उपरांत ही कैमुर्स की मृत्यु कर देता है, कुछ दिन बाद ही। और कैमुर्स की मृत्यु करने के बाद फिरोज मलिक दिल्ली पर एक नया वंश बनाता है जिसे हम कहते हैं खिलजी वंश या खिलजी डायनेस्टी। देखो, ये था हमारा गुलाम वंश। पढ़ने में आनंद आया होगा आपको, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन से आपको क्या है, जब भी नई वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब आपके लिए मैं स्टार्ट करता हूं खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सबसे छोटा वंश कौन सा है? तो वो खिलजी वंश है। खिलजी वंश, इसका टाइम पीरियड है 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी वंश का टाइम पीरियड सबसे कम है जो 30 वर्ष है। जिसका संस्थापक कौन था? फिरोज मलिक। जिसका संस्थापक कौन था? फिरोज मलिक हुआ करता था और इसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से यह गद्दी पर बैठा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठा, जिसका टाइम पीरियड था 1290 से 1296 ईस्वी। 1296 ईस्वी। देखो, इसने सबसे पहला ही काम क्या किया था। इसका पहला आक्रमण होता है 1293 ईस्वी में, जो दक्षिण भारत में होता है। और आपको क्वेश्चन बता दें कि दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण करने वाला आदमी फिरोज खिलजी ही हुआ करता था, जो करता है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव पर आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करता है? देवगिरी का ही राजा था ये। कहां का था? देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर ये प्रथम आक्रमण करते हैं। आया समझ में? और देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को ये हरा पाता नहीं है। आधा मतलब ड्रॉ मान लीजिए आप, ना ये हारता ना वो हारता, इसलिए ये फ्रेंडशिप कर लेते हैं एक दूसरे से कि ना आप हम पर आक्रमण कीजिएगा, ना हम आप पर आक्रमण करेंगे। इस बात के लिए क्या होती है? शर्त होती है कि कोई भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। ठीक, लेकिन फिरोज खिलजी का ही एक दामाद प्लस भतीजा हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। इसका दूसरा नाम था अली गुरसा। अलिया गुरसा पे इसका नाम हुआ करता था। ये इक्तेदार हुआ करता था कड़ा नामक स्थान का। यह उत्तर प्रदेश में है और प्रेजेंट टाइम में कौशाम्बी, इलाहाबाद के पास कौशाम्बी नामक स्थान पर यह क्या हुआ करता था? इक्तेदार हुआ करता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्या काम करता है? 1294 ईस्वी में यह आक्रमण कर देता है रामचंद्र देव पर। इस पर रामचंद्र देव पर बिना फिरोज खिलजी के बताए यह आक्रमण कर देता है रामचंद्र देव पर और उसकी पुत्री और उसके धन को पूरा लूट लेता है अलाउद्दीन खिलजी। तब पता चलता है, जलालुद्दीन फिरोज शाह को पता चलता है और 1296 ईस्वी को यह कड़ा नामक स्थान पर मिलने आता है। कड़ाव नामक स्थान पर मिलने जाता है फिरोज खिलजी और 1296 ईस्वी को ही कड़ा नामक स्थान पर मृत्यु कर देता है। इसकी फिरोज खिलजी की मृत्यु कर देता है। मृत्यु कर देता है अलाउद्दीन खिलजी और खिलजी वंश का अगला राजा अलाउद्दीन खिलजी बन जाता है। आया समझ में? किसको मारकर खिलजी बना, अलाउद्दीन खिलजी बना राजा, तो फिरोज शाह खिलजी को कड़ा नामक स्थान पर मृत्यु करने के उपरांत अगला राजा बन जाता है। फ्रेंड्स, आया समझ में? देखो, आगे चलकर भी मैं वीडियो बनाता रहूंगा और आपकी समझ में आ रहा होगा ऐसी अपेक्षा करता हूं। ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। देखो, रोज वीडियो बनाता हूं, रोज तीसरे दिन वीडियो में अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब चैनल पर। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, मैं आगे अपना कंटिन्यू क्लास करूंगा खिलजी वंश के। अगले ही जो वीडियो आने वाली है उसमें पूरा खत्म कर दूंगा खिलजी वंश। और थैंक यू फ्रेंड्स।